क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर को अवर एनवायरनमेंट चैप्टर को कवर करने की कोशिश की, ठीक है। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश कर दे रहे हैं, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद in your contacts as more as possible. Okay, so let's start with our topic, that is biological magnification. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए, जैसे कि ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल 1 से गया कहाँ 2 पे, ठीक है, 2 से गया 3 पे, 3 से 4 पे और 4 से 5 पे। यही कुछ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं 5 स्टेट में, ठीक है। ये थे आपके ट्रॉपिक लेवल्स। अब होता क्या है कि 1 से 2 पे गए ना, तो इसमें हार्मफुल केमिकल्स थे, हार्मफुल केमिकल्स थे ना। वो हार्मफुल केमिकल्स क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे विथ ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल मूव करेगा, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे हार्मफुल केमिकल्स भी क्या होंगे? इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए कि 1 में हार्मफुल केमिकल था, जब उसकी एनर्जी 2 में आएगी, ठीक है, जब वो प्रोड्यूसर था 1, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट को कौन खाया? ग्रास होपर खाया। अगर ग्रीन प्लांट में कोई हार्मफुल केमिकल था तो किसके अंदर चला जाएगा? ग्रास होपर के अंदर चला जाएगा। ग्रास होपर को कौन खा गया? ग्रास होपर को लिजार्ड खा गई। और वो लिजार्ड के अंदर जो हार्मफुल केमिकल ग्रास होपर के अंदर था, वो थोड़ा अधिक परसेंटेज अपने बढ़ा करके, थोड़ी अधिक अपनी मात्रा बढ़ा करके, ठीक है, किसमें जाएगा? लिजार्ड, ठीक है। लिजार्ड को कौन खा गया? स्नेक खा गया। तो स्नेक के अंदर और भी ज्यादा इंक्रीज करके जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्नेक कौन खा गया? हॉक खा गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या थी? सबसे पहले ग्रास थी। ग्रास को कौन खा गया? ग्रास होपर। अब बताइए, ग्रास होपर को कौन खा जाएगा? ग्रास होपर को अपना फूड बना ली लिजार्ड। लिजार्ड को स्नेक, और स्नेक को खा जाएगा हॉक, ठीक है। तो ग्रास होपर से ग्रास होपर में हार्मफुल केमिकल, ठीक है, और उसकी मात्रा, उसकी जो परसेंटेज थी वो इंक्रीज तब कर गई जब ग्रास होपर से गया लिजार्ड से स्नेक और स्नेक से हॉक में जाते जाते हार्मफुल केमिकल्स की जो अमाउंट थी वो क्या हो गई? बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। यही है इस टॉपिक में, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में यही बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का फूड वेव। फूड वेव क्या होता है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट फूड वेव। फूड वेव, फूड चेन तो समझ में आ गई थी। अब आता है फूड वेव। फूड वेव क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेव, ठीक है। क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटर connected with each other, ठीक है। फूड वेव में क्या होता है? बहुत सारी फूड चेन जो होती है वो एक दूसरे में कनेक्ट होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रास से, ठीक है। ग्रास थी, ग्रास को खा गया ग्रास होपर, ठीक है। ग्रास होपर को खा गया कौन? लिजार्ड को स्नेक और स्नेक को हॉक, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि ग्रास को रैट भी तो खा सकता है, और रैट को कौन खा गया? स्नेक, और स्नेक को हॉक, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि ग्रास को खा गई गोट, ठीक है। गोट को कौन खा गया? लॉयन, ठीक है। अच्छा, ग्रास को
रैबिट खाया, ठीक है, रैबिट को जैकॉल खा गया और जैकॉल को कौन खा गया? लॉयन, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? फूड वेव है जो कि आपस में इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फूड वेव, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को फूड वेव क्लियर हो गया होगा। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती है, चलिए आप समझ लेते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, देखिए चेंजेस इन द एनवायरनमेंट affect us and our activities change the environment around us. Human activities leads to pollution, deforestation, etc. देखिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्यों होता है? हमारी एक्टिविटीज की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इन्वायरमेंट के चेंज की। तो इन्वायरमेंट चेंज किसकी वजह से हो रहा है? तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। ह्यूमंस की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि प्रॉब्लम कॉज करती हैं? तो देखिए प्रॉब्लम्स that cause in environment due to human activities are, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है? तो जैसे कि सबसे बेस्ट उसका एक एग्जांपल हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। देखिए ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, ठीक है, अपने, देखिए फैक्ट्रीज बन रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज बन रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फॉरेस्ट जहाँ कहीं भी है उसको कट कर दिया जा रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन जा रही है, ठीक है। देखिए फॉरेस्ट कट करने की वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉज क्या है? डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी किसकी वजह से कॉज हो रहा है? ह्यूमंस की वजह से, ठीक है। देखिए ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस की वजह से पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन कॉज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ना है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? तो देखिए ओजोन लेयर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और आप शेयर करिए। जितने भी आपके कांटेक्ट में 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स हैं सभी को शेयर करिए, ठीक है। क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, इसका मैंने टाइम टेबल अपडेट कर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड हो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। ये क्या है? ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, किसके ऊपर? ओजोन लेयर के बारे में तो आप लोग स्टडी कर चुके हैं जूनियर क्लासेस में भी। तो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ, ठीक है, अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड में, अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका नाम क्या है? ओजोन लेयर है, ठीक है। ये जो कि एब्जॉर्ब करती है most of the ultraviolet radiations of the sunlight, ठीक है। देखिए ये एब्जॉर्ब करती है ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो कि कहां से आता है? सनलाइट से, ठीक है। जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हार्मफुल होते हैं, ठीक है, ये सनलाइट से जो भी आ रहे होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर, ठीक है। इसीलिए हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द एटमॉस्फेयर। ओके, ओजोन लेयर किस चीज से हमें, बहुत सारे हार्मफुल हजार्ड्स होते हैं जिससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो कौन कौन से हार्मफुल हजार्ड्स हैं जिनसे हमें ओजोन लेयर क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो बताइए वो कौन कौन से हार्मफुल हजार्ड्स हैं? तो वो है स्किन कैंसर, ठीक है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट स्किन पे आएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स
जो है वो भी क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आई ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये सभी डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करके कौन रखती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ओके, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ व्हिच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट, thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, cataract, destruction of plants, eye blindness etc. ओके। अगर हम बात करें कि ओजोन लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर को शॉर्ट फॉर्म में O3 भी कहते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। इतना तो हम लोग को पता है कि ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट रहेगी, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी। लेकिन एटमॉस्फेयर में भी लेयर्स होती है ना, तो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर प्रेजेंट रहती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट रहती है। ओजोन लेयर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, O3, ओके, समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, जो भी ओजोन मॉलिक्यूल है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए हम ये समझ लेते हैं। जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है कैसा, हाई एनर्जी का, ओके। तो ये ब्रेक करता है किसको, ब्रेक डाउन कर देता है किसको, ब्रेक डाउन दी O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल को ये ब्रेक कर देता है और उसके बाद क्या करता है, फ्री ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन कर देता है कौन, यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जब हाई एनर्जी में होती है तो ब्रेक कर देती है O2 के मॉलिक्यूल को और फ्री ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। जैसे कि O2 था, जब इसमें क्या मिला, यूवी रेज मिली, तो ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटम बन के तैयार हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना, फर्स्ट स्टेप समझ में आया। और सेकंड स्टेप समझिए, दो ही स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम रहता है, यानी कि ऑक्सीजन का एटम, वो किससे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाता है और यही फॉर्मेशन कर देता है O3 का। O3 किसको हम कहते हैं, ओजोन को, ठीक है। क्लियर हुआ ये प्रोसेस। अब हमें पढ़ना है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है, देखिए ये सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होगा। ये 5 मार्क क्वेश्चन में अक्सर पूछ देता है, ठीक है। That how is the definition of ozone layer takes place? Define in detail, describe in detail, पूछ देता है, आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। देखिए डिप्लीशन कैसे होता है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर में ना, ओजोन लेयर की अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर ठीक है, तो उस डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन द इसमें थिकनेस, ओजोन लेयर के थिकनेस में डिक्रीमेंट हो रहा है। इसको सबसे पहले फर्स्टली ऑब्जर्व बाय, सबसे पहले इसे किसने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व बाय, सबसे पहले ये कब ऑब्जर्व किया गया था, 1985 में। कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था, अंटार्कटिका में। इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जिसे इसे कहा गया था, इसे नाम दिया गया था नोन एज ओजोन होल, ठीक है। क्योंकि उसकी थिकनेस डिक्रीज हो रही है इसलिए इसका नाम रखा गया था ओजोन होल। सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया गया था 1985 अंटार्कटिका में, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो रही है, तो किसकी वजह से डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इस गैस की वजह से इसकी जो भी थिकनेस है वो डिक्रीज हो रही है। CFC का यूज कहाँ किया जाता है, तो यूज इसका कहाँ किया जाता है बताइए, रेफ्रिजरेटर्स सभी के घरों में है, उसमें इसका यूज होता है। AC एयर कंडीशन, ठीक है। और बताइए
कोई भी स्प्रे हो ये सब में इसका यूज होता है किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है। जिस वजह से ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, यानी कि उसमें ओजोन होल प्रेजेंट होने लग रहा है, ठीक है। तो बताइए रिप्लेशन समझ में आया। देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी जो है उसने ये कहा चुका है कि सीएफसी का यूज क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी भी सीएफसी का रेगुलर यूज होता रहता है, सीएफसी का यूज करना बैन नहीं हुआ है, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज गार्बेज डिस्पोजल, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज एंड देन मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल मतलब जो भी गार्बेज है, गार्बेज इन द सेंस कचरा, जो भी वेस्ट है हमारे घरों पर, ठीक है, उसे हमें कैसे डिस्पोज करना चाहिए, कैसे गार्बेज को कहां डिस्पोज करना चाहिए, ये चीजें हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज, ठीक है। गार्बेज डिस्पोजल का फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज। गार्बेज में कितने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और कैसे कैसे मटेरियल्स होते हैं ये समझ लेते हैं। कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, हम 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है बायोडिग्रेडेबल और सेकंड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके। तो चलिए समझ लेते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ओके। बायोडिग्रेडेबल में ऐसे वेस्ट होंगे जो कि डिकम्पोज हो जाएंगे। एग्जांपल में क्या हो जाते हैं, फ्रूट पील्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, पेपर, कॉटन, जूट, डंग, ठीक है। ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं बहुत ही आसानी से, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में वो आते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। एग्जांपल क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल में, बताइए। प्लास्टिक, सबसे बड़ा एग्जांपल प्लास्टिक, प्लास्टिक कभी डिकम्पोज हो पाता है, नहीं हो पाता है। फिर आता है मेटल्स, ओके, पॉलीथीन। अब आप पूछेंगे प्लास्टिक और पॉलीथीन में अंतर क्या है, बहुत ज्यादा ही अंतर है, ठीक है। प्लास्टिक और पॉलीथीन में अंतर बहुत होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्लास 12 में, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स। लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड लगाते हैं, बताइए वो डिकम्पोज होता है, नहीं होता है, ठीक है। और वो हमारे सॉइल को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कि हम वेस्ट को डिस्पोज कर पाते हैं। सबसे पहला है बायोगैस प्लांट, पहला है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इसको, बायोगैस को एंड मैन्योर्स, ठीक है। सेकंड आता है सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, water have to clean before adding it in the river। सीवेज ट्रीटमेंट में जो भी पानी नाले से आ रहे हैं या फिर कहीं से भी आ रहे हैं, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्लीन
थिंक करना पड़ता है और उसके बाद ही हम इसे रिवर में फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, बायोगैस प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है लैंड फीलिंग्स। थर्ड है लैंड फीलिंग्स। इसमें क्या होता है, बरी किया जाता है, बरीड द लो लाइंग एरिया। जो कोई ऐसा गड्ढा है, मतलब ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे कि कोई घर वगैरह नहीं है या फिर एकदम मतलब फालतू की वो जगह है, ठीक है, जहाँ पे कोई इसका यूज नहीं है, ठीक है, तो उसमें और भी ज्यादा उसको डिग किया जाता है, उसको बरीड किया जाता है, ठीक है, जिससे कि उसमें बड़ा उसको डिग करके गड्ढा बना करके और उसमें कचरे डाल दिया जाता है, ठीक है, तो ये लैंड फीलिंग्स हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, गार्बेज जो होता है इसको चेंज कर दिया जाता है, गार्बेज चेंज इनटू मैन्योर्स। गार्बेज को किसमें चेंज कर दिया जाता है, मैन्योर्स में, यानी कि खाद में, ठीक है। कैसे, तो जो भी वेजिटेबल पील्स हुआ या फिर फ्रूट पील्स हुआ, पेपर हुआ, ठीक है, या फिर कोई एनिमल है जिसकी डेथ हो गई हो या फिर कोई प्लांट है जो कि गिर गया हो, ठीक है, ये सबको क्या किया जाता है, कंपोस्ट कर दिया जाता है, कंपोस्ट करके उसे मैन्योर में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है, इसमें मेक न्यू आइटम्स, यानी कि जो भी वेस्ट है उनको रिसाइकल किया जाता है और रिसाइकल करके नए न्यू आइटम्स, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट है उनको रिसाइकल किया जाता है और रिसाइकल करके नए नए प्रोडक्ट फिर से बना दिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट हो जाता है रीयूज। ऐसे अगर कोई भी मटेरियल है जिसे हम रीयूज कर सकते हैं तो उसे रीयूज कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि यूज अगेन। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और हाँ, अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और देखिए बायोलॉजी का क्लास 10 का चैप्टर फिनिश हो गया, सभी के सभी चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं, ठीक है। तो आगे आप लोगों को जो भी एग्जाम जैसे कि प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होंगे और कोई भी डाउट हो उन सब में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। और एग्जाम की एनालिसिस, एग्जाम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस काफी अच्छे से कराई जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, चैनल पे बने रहिए, जिससे कोई भी अगर अपडेट हो सीबीएसई की तरफ से तो आप लोगों तक अपडेट पहुंच सके। ओके, थैंक यू।